वो पल सबसे निर्णायक था जब आखिरकार सच जीवुक के सामने बिल्कुल साफ हो गया। उसे वही रेड लाइंस दिखाई देने लगी जिनका जिक्र पहले यून्यूप ने किया था। और हैरानी की बात यह थी कि उसने अपने सर से सैकड़ों ऐसी लाइंस निकलते हुए देखी। उस दिन जीवुक ने अपने नए लुक के साथ वो चश्मा पहनकर ऑफिस में एंट्री ली। हर किसी के सर के ऊपर से निकलती हुई ये रेड लाइंस उसे बहुत दिलचस्प लगने लगी। वो चुपचाप बैठा सबकी एस लाइंस देखता रहा। इसी दौरान उसने कुछ नए राज जान लिए, जैसे कि उसका एक कलीग किसी से चुपचाप डेट कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका सबसे करीबी दोस्त डोंगसिक एकदम अलग किस्म का इंसान था, क्योंकि उसके सिर से सिर्फ 2 एस लाइन निकल रही थी, जबकि जीवुक के सर से सैकड़ों। डोंगसिक ने जीवुक की नजरें और उसका अजीब बर्ताव नोटिस किया, जैसे कोई अपराधी दूसरे को शक की नजर से घूरता है। उसने जीवुक से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जीवुक कुछ कह पाता उससे पहले ही एक हाई स्कूल की स्टूडेंट वहां आ गई, जिसके सर पर 4 एस लाइंस थी। डोंगसिक ने तुरंत पहचान लिया कि वो स्टूडेंट उसी स्कूल से है जहाँ सियोने पढ़ती थी, जो अभी भी स्कूल की छत से गिरने के बाद कोमा में थी। जीवुक ने उसी स्कूल के एक लड़के जीवोन को लगभग घसीटते हुए सियोनोक के अस्पताल के कमरे में ले गया। असल में जीवुक जानना चाहता था कि जीवोन का सियोना से कोई एस लाइन का कनेक्शन है या नहीं। जब पुष्टि हो गई कि जीवोन का सियोनेक से कोई जुड़ाव नहीं है, तब जीवुक ने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि सियोने का बॉयफ्रेंड कौन है। जियोन ने थोड़ी देर सोचने के बाद बताया कि सियोने ने एक बार किसी ऐसे लड़के का जिक्र किया था जिसे वो बहुत नापसंद करती थी। यही छोटी सी जानकारी जीवुक को एक अहम सुराग दे गई। दूसरी ओर यून्यूब, जो बिना किसी चश्मे के एस लाइंस देख सकती थी, अपने दोस्त क्यूनजिन से एक बर्थडे पार्टी की बात कर रही थी। उसे और एक मैसेज मिला, इस बार जुनसुन से, जो उसकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था और हाल ही की अजीब घटनाओं के बाद उससे काफी घुल मिल गया था। वो चाहता था कि पार्टी से पहले वो उससे अकेले में मिले। यून्यूब ये मैसेज पढ़कर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी एक और मैसेज आ गया, एक अनजान नंबर से, वही नंबर जिसने पहले भी उससे स्कूल में मिलने की बात की थी और जो शायद उसके एस लाइन देखने की ताकत के बारे में जानता था। अब वो नंबर भी पार्टी के पहले मिलने की बात कर रहा था। अगले दिन स्कूल में यून्यूब अपने फोन में व्यस्त थी। तभी वही लड़की जो कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन गई थी, जीवुक और डोंगसिक ने जिसे देखा था, स्कूल में आ गई। यून्यूब की एक क्लासमेट ने बताया कि उसका नाम जीना है और वो थोड़ी सी अजीब है, लेकिन पिछले कुछ समय से उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रही थी। उधर जीवुक अब ऑफिस पहुंचा तो डोंगसिक ने उसे बताया कि सियोना के स्कूल में एक हरासमेंट का मामला सामने आया है। उन्होंने देखा कि वही लड़की जीना एक महिला ऑफिसर के द्वारा पूछताछ के दौरान रोते हुए बता रही थी कि एक सीनियर स्टूडेंट ने उसे ड्रिंक के लिए बुलाया था। वो पहले तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर मान गई। ड्रिंक के बाद वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया और वो लड़का गायब था। जब ऑफिसर ने पूछा कि क्या ये उसका पहला अनुभव था, तो जीना ने रोते हुए कहा कि हाँ। मगर जीवुक, जिसने अभी भी वो एस लाइन देखने का चश्मा पहन रखा था, तुरंत समझ गया कि वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके सिर से 4 एस लाइंस निकल रही थी। अगले दिन जीवुक और डोंगसिक स्कूल पहुंचे और जीना की पहचान पक्की की। वहां उन्हें सियोने की होम टीचर ग्यूनजिन मिली, जो जिनवुक को पहचान गई। थोड़ी तारीफ करने के बाद उन्होंने पूछा कि वो स्कूल में क्या करने आए हैं। जीवुक ने सीधा सवाल किया, एक स्टूडेंट हान वू के बारे में, जो पहले एक आइडल ट्रेनी रह चुका है। जब उनसे हान वू मिला, जीवुक ने बिना समय गवाए उससे जिना के साथ रिश्ते और पार्टी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। हानवू ने बड़ी बेपरवाही से कबूल किया कि वो जिना को जानता है, उसने ही पार्टी रखी थी, लेकिन उसका प्रस्ताव किसी और ने रखा था। तभी जीवुक ने उसे बताया कि हरासमेंट केस में वो मुख्य आरोपी है, लेकिन हानवू के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने चुपचाप सब मान लिया। स्कूल से निकलते समय जीवुक की मुलाकात यून्यूब से हुई। उसने जीवुक से सवाल किया कि जो आदमी कभी उसकी बातों को झूठ कहता था, वो अब वही चश्मा पहन रहा है जो एस लाइन दिखाता है, वो चश्मा जो बहुत खतरनाक हो सकता है। उसने जीवुक को चश्मा देने को कहा, पर जीवुक ने साफ मना कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि ये चश्मा ही उसकी भांजी के केस को सुलझाने में मदद करेगा। यून्यूब ने सियोने की घटना और बाकी मामलों को जोड़ते हुए उसे समझाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि जीवुक के चेहरे से चश्मा छीनने की भी कोशिश की, लेकिन जीवुक टस से मस नहीं हुआ। उनकी बहस इतनी तेज हो गई कि पास ही से गुजर रही ग्यूनजिन ने पूछ लिया कि क्या चल रहा है। जीवुक ने जल्दी से बात टाल दी और कह दिया कि यून्यूब उसकी पड़ोसी है। फिर इस ऑकवर्ड सिचुएशन को संभालते हुए जीवुक ने ग्यूनजिन को डिनर पर चलने के लिए ऑफर दे डाला और तुरंत वहां से भाग गया, पूरे चेहरे पर शर्म की लाली लिए। लेकिन तभी कहानी में एक चौंका देने वाला ट्विस्ट आया।
जीवुक के जाते ही ग्युनजिन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। असल में वो भी बिना चश्मे के एस लाइन्स देख सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे यूनयूब। उसी दिन जीवुक और डोंगसिक एक कंपनी गए जहां हान यू और जीना दोनों आइडियल ट्रेनी थे। वहां उन्हें पता चला कि जीना की असली सच्चाई कुछ और ही थी। वो न तो कोई खास टैलेंटेड ट्रेनी थी और ना ही अच्छी इंसान, बल्कि वो दूसरी लड़कियों को लड़कों के साथ पार्टी करने और ट्रेनिंग छोड़ने के लिए उकसाती थी। कंपनी के अनुसार उसका ये व्यवहार आइडियल ट्रेनी के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। जैसे ही डोंगसिक बाहर निकला उसने कहा कि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसे लगा कि मामला बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि इसमें शामिल दोनों पीड़िता और आरोपी ट्रेनिंग कर रहे थे और अंडर एज स्टूडेंट थे, जिनके बारे में पहले बहुत चर्चा हुई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि या तो जीना झूठ बोल रही थी या तो कंपनी, लेकिन सच्चाई क्या है इसका पता लगाना और ठोस सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। अचानक डोंगसिक ने जीवुक से पूछ लिया कि क्या उसे सियोना की क्लास टीचर ग्युजिन में दिलचस्पी है। जीवुक चौंक गया कि उसके साथी ने उसके फीलिंग्स को कैसे भाप लिया। उसने तुरंत इनकार कर दिया। खैर, डोंगसिक ने एक और बार हानयू से पूछताछ करने का फैसला लिया। इस बार उन्होंने उससे वो सारे मैसेज दिखाने को कहा जो उसने घटना से पहले जीना के साथ किए थे। हानयू शांत था। उसने अपना फोन दे दिया। मैसेजेस से साफ हो गया कि जीना ने ही उससे मिलने के लिए पहल की थी और उसी ने उसके घर पर आने और शराब पीने का सुझाव दिया था। वही दूसरी ओर जीवुक जीना से पूछताछ कर रहा था, जो अपनी माँ के साथ आई थी। जीवुक ने उससे सीधे पूछा कि क्या सच में उसके साथ हानयू ने गलत किया है। जीना ने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ था। उसी समय डोंगसिक का जीवुक को मैसेज आया। वो हानयू को छोड़ने वाला था। जीवुक ने तुरंत दरवाजा खोला और हानयू से बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही वो निकला, डोंगसिक ने एक बात कही। जीवुक की आंखों ने पुष्टि कर दी कि हानयू के सिर पर जो एस लाइन थी वो जीना से नहीं जुड़ी थी। इसका मतलब था कि जीना झूठ बोल रही थी और हानयू ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। अब जबकि सबूत मिल चुका था कि लड़की झूठ बोल रही है, जीवुक ने उससे फिर से पूछा कि क्या उसके साथ सच में कुछ गलत हुआ है। इस बार जीना चुप रही। जीवुक को यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही थी। उसी शाम जब जीवुक घर पहुंचा तो यूनयूब पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने जीवुक के पास मौजूद चश्मों को देखा और पुष्टि की कि वो वही चश्मे थे। उसके बाद जीनवुक ने उसे एक फोटो दी, उसकी और उसके माँ की। उसने समझाया कि उसने उसके माता पिता की केस की जांच की और उसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें यूनयूब की कोई गलती नहीं थी। उसने पूछा कि क्या वो अपने माँ से मिलना चाहती है, लेकिन यूनयूब ने मना कर दिया, ये मानते हुए कि उसकी माँ मर चुकी है। अगर वो जिंदा होती तो वो अब तक मिल चुकी होती। जीवुक ने समझाया कि शायद इसके पीछे कोई और वजह थी, ठीक वैसे ही जैसे चश्मा एक संकेत हो सकता है जो किसी की जान बचा सकता है। फिर उसने जीना का जिक्र किया। उसने शिकायत की थी कि उसके साथ यौन शोषण हुआ, लेकिन जीवुक को शक था कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसके सर पर 4 एस लाइन थी। यूनयूब ने कहा कि उसे इस बारे में पता है, लेकिन उसने इनकार किया कि जीना झूठ बोल रही है। उसने बताया कि एक हफ्ते पहले उसके सर पर एक भी एस लाइन नहीं थी। ये सुनकर जीवुक ने तुरंत डोंगसिक को कॉल किया। डोंगसिक तुरंत ही पुलिस स्टेशन गया और केस को आगे किसी को सौंपने से मना करते हुए फिर से जांच शुरू करने को कहा। फिर वो दोनों हानयू के अपार्टमेंट गए। वहां जाकर देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा था। हानयू सफाई पसंद था। उन्होंने पूछा कि क्या उसके पास उस रात की शराब की बोतल है, लेकिन उसने कहा कि उसने वो फेंक दी थी। उधर यूनयूब होटल पहुंची जहां म्यूजिक टीचर मिस्टर पार्क की हत्या हुई थी और जीवुक से हुई बातचीत याद की, जहां उसने कहा था कि शायद चश्मा जानबूझकर यहाँ कोई छोड़ गया है। उसे विश्वास था कि किसी ने जानबूझकर जीवुक के लिए वो चश्मा वहां रखा था। जीवुक को यह बात समझ नहीं आई कि किसी को कैसे पता चल सकता है कि वो दोबारा क्राइम सीन पर जाएगा। उसी कमरे में यूनयूब को किसी के आने की आहट मिली। वो चौंकी, लेकिन देखा कि जुनसुन था। उसने बताया कि उसने उसे होटल में जाते हुए देखा और पीछे पीछे आ गया। यूनयूब ने उसे बताया कि वो सिर पर एस लाइन देख सकती है और कहने वाली थी कि उसके सर पर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जुनसुन डर गया और सोचा कि कोई और चीज है। वो डर के मारे उसे गले लगा लेता है और वही एक रोमांटिक पल साझा होता है। यूनयूब ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे भले ही मैं अजीब हूँ। फिर दोनों ने एक प्यारा सा किस शेयर किया। अगली सुबह जीवुक और डोंगसिक हानयू के अपार्टमेंट के पास कूड़ेदानी की तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें एक प्लास्टिक बैग मिलता है। अंदर था वही बेडशीट जो हानयू ने उस रात इस्तेमाल की थी। जीवुक को लगा कि किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने के लिए इसे फेंका है, लेकिन उसे याद आया कि हानयू और जीना के बीच कोई एस लाइन कनेक्शन नहीं था, यानी उसने कुछ नहीं किया था। बेडशीट मिलने के बाद हानयू को फिर बुलाया गया। उससे पूछा गया कि उसने चादर क्यों फेंकी। उसने कहा कि वो साफ सफाई पसंद करता है और किसी और के सोने के बाद वो चीजें इस्तेमाल नहीं करता। जब बताया गया कि चादर पर जीना का खून मिला है, उसने कहा कि हो सकता है कि वो उसकी नाक से या पीरियड्स के कारण आया हो। जीवुक ने फिर साफ कहा कि उससे नहीं लगता कि
हानियो आरोपी है। तभी हानियो ने बताया कि उसने कभी जीना को पसंद नहीं किया, लेकिन जीना बार बार उसके घर आना चाहती थी। वो मान गया। उन्होंने साथ में शराब पी और जीना ज़्यादा पी गई। फिर वो बाहर गया बियर लेने के लिए, क्योंकि बोतल खत्म हो गई थी। बियर लाकर दी और जीना बेहोश हो गई। जीवुक ने पूछा कि तुम नाबालिग हो, फिर बियर कैसे खरीदी? उसने कहा दुकान वाले ने आईडी नहीं चेक की। बाद में जीवुक और डोंगसिक ने अपार्टमेंट के पास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जीवुक को जीना के सर पर 4 लाइन दिख रही थी। इसका मतलब 4 लोग शामिल थे। सीसीटीवी में उसने 4 लड़कों को देखा। आने पर उनके सर पर एक एक एस लाइन थी, लेकिन जाते वक्त दो दो, यानी उन सबके सिर पर एक नई एस लाइन थी, यानी वो 4 ही आरोपी थे। उधर ह्यूनयुप को भी वही 4 लड़के दिखे, उसी स्कूल के, जिनके सर पर जीना से जुड़ी हुई लाइन थी। उसने तुरंत ही जीवू को कॉल किया, लेकिन वो पहले ही सब समझ चुका था। फिर सभी 4 लड़कों को बुलाया गया और अलग अलग पूछताछ हुई। उनमें से एक बहुत घबराया हुआ था और जीवुक को लगा कि यही मौका है सच्चाई बाहर लाने का। जीवुक ने देखा कि लड़का डर के मारे घबरा रहा है, तो उसने मौके का फायदा उठाया। उसने उस लड़के को घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ शुरू की और झूठ मूठ नाटक किया कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है, ताकि लड़के की जुबान खुल जाए। फिर उसने उसे डराने के लिए जानबूझकर बातें कही। लड़के को एक छोटा सा मौका मिला भागने के लिए, लेकिन पुलिस ने उसे फिर से जल्दी से पकड़ लिया। जब जीवुक ने उसे घेरा तो लड़के ने पूछा कि मेरे दोस्त कहाँ है, तो जीवुक ने शांत लहजे में कहा कि पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया है, वो किसी शक के घेरे में नहीं है, और कहा कि अब सिर्फ तुम ही हो जिस पर हमको शक है। ये सुनते ही लड़के को लगा कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया है, और इसी गलतफहमी में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि हाँ, वो जिना के साथ हुई वारदात में शामिल था, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये उसने अकेले नहीं किया है, उसके सभी दोस्त भी इसमें शामिल थे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि हानवू इसका मास्टरमाइंड था। हालांकि असल में ये सब जीवुक की एक चाल थी, लड़के से सच उगलवाने के लिए। सच्चाई ये भी थी कि उसके बाकी दोस्त अभी भी ऑफिस में थे और उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। अब जीवुक के पास वो सब कुछ था जो उसे हानवू को पकड़ने के लिए चाहिए था। इंटरोगेशन रूम में जीवुक ने हानवू के सामने सबूत रखा, एक छोटी बोतल जिसमें नींद की दवा जैसी कोई चीज थी, जो हानवू के कमरे से मिली। पहले तो हानवू ने इनकार किया। उसने कहा कि यह दवा उसकी नहीं है और उसने जीना को कोई नशीला पदार्थ नहीं दिया है, जबकि जीवुक ने बताया कि वो जानता है कि उसने 4 लड़कों को पहला फुसलाकर जीना पर हमला करवाया। तो हानवू का सारा आत्मविश्वास टूट गया। अब उसकी असली सच्चाई सामने आ गई थी। उसने गुनाह कबूल कर लिया। बाद में जीवुक ह्यूनयुप के साथ कार में था, तभी उसे नर्सिंग होम से कॉल आया जहां उसके पिता रहते थे। फोन का नाम देखते ही जीवुक ने ह्यूनयुप को बस स्टॉप पर उतारा और तेजी से नर्सिंग होम की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके पिता गायब है। जब उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें दिखा कि एक औरत उसे बाहर ले जा रही थी, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि ग्यूनजुन थी, सियोना और ह्यूनयुप की क्लास टीचर। उसी वक्त जीवुक को एक मैसेज आया। उसमें सियोना के अस्पताल पे बेड पर पड़ी तस्वीर थी। उसे एकदम से समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा और साथ ही डोंगसिक को कॉल किया कि वो ग्यूजिन के बारे में सारी जानकारी निकाल के दे। जब वो सियोन के रूम में पहुंचा तो राहत की सांस ली। वो अभी भी बेड पर सुरक्षित थी, लेकिन तभी उसकी नजर गई उसके सर से निकल रही एक अकेली एस लाइन पर, जो सीधे कमरे के दरवाजे की ओर जा रही थी। और उसी पल सबसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दरवाजे पर खड़ा था उसका अपना पिता, और उसके सर से निकली वही एस लाइन सियोने से जुड़ी हुई थी।